सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी बस्ती का पढ़ रहे हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम बस्ती का जो पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसको हम और अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। अभी तो थ्योरेटिकल है, किसी को सीखना है तो मैं उसको प्रत्यक्ष रूप से भी बस्ती सिखा सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें ये सब चीजें। तो अभी हम लोग बस्ती के बारे में देख रहे थे। तो बस्ती चिकित्सा जो है आयुर्वेद की बहुत प्रधान चिकित्सा है, यह हम लोगों ने पढ़ा है। ये बस्ती नेत्र, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये पूर्व कर्म क्या होता है, दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, स्नेहन स्वेदन करके फिर हम बस्ती करते हैं। ये कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती हमने देखा है। पश्चात कर्म बस्ती अनुवासन बस्ती देखा है। तो अभी इसी के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। अनुवासन बस्ती जो रहता है वह अनुवासन, वास का मतलब है कि रहना। तो शरीर के लिए कुछ समय तक वो मेडिसिन जो है तेल का, स्नेह का बस्ती, वो रुकना चाहिए। तो उसको हम लोग अनुवासन बस्ती बोलते हैं। अगर हम रोज मात्रा, कुछ मात्रा में देते हैं तो उसको मात्रा बस्ती बोलते हैं। और यह मात्रा बस्ती है, प्रतिदिन दी जाने वाली बस्ती है। और जो स्नेह प्रयोग किया जाता है वहां पे, इसलिए उसको अनुवासन बस्ती बोलते हैं। तो सुश्रुत संहिता में अगर हम लोग देखा जाए तो सुश्रुत संहिता में अनुवासन बस्ती के 3 भेद किए हैं। एक है कि 24 तोला की जो बस्ती रहती है, स्नेह वाली बस्ती रहती है, वो स्नेह बस्ती रहती है। और 12 तोला की भी स्नेह बस्ती को उन्होंने स्नेह बस्ती बोला है। और 6 तोला की मात्रा में जो बस्ती रहती है, 6 तोला मतलब 60 ml तक, अप्रोक्सीमेट 66 ml तक, वह मात्रा बस्ती बोला जाता है। अब हम लोग अगर देखेंगे तो यह आर्हता अनार्हता देखना बहुत जरूरी होता है। तो अनुवासन के योग्य कौन होते हैं? तो जो लोग आस्थापन के योग्य होते हैं वही अनुवासन के योग्य होते हैं। जो रुक्ष शरीर वाले होते हैं और जिनकी अग्नि तीक्ष्ण है, रुक्ष शरीर है, बहुत ज्यादा बॉडी में ड्राइनेस आ गया है, हर धातुओं में, हर स्त्रोतस में ड्राइनेस आ गया है, वहां पे बस्ती देना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं देंगे तो वर्टिब्रल कॉलम बहुत ऐसे, ये वहां के जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वहां पे संधियां जो हैं वो बहुत सूख जाएंगी। वहां पे फिर बैक पेन वगैरह शुरू हो जाएगा, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाएगा। और शरीर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ड्राइनेस क्यों बढ़ती है? रात्रि जागरण की वजह से होती है, वेग अवरोध की वजह से होती है, अति मैथुन क्रिया की वजह से होती है, अति चिंता, भय, शोक, क्रोध, इन सब की वजह से होती है। और उनकी अग्नि अच्छी है तो हम लोग उनको, और केवल वात दोष से पीड़ित हैं, उनको हम अनुवासन बस्ती देना चाहिए। इसी तरह से अयोग्य कौन है? तो हम किसको नहीं दे सकते? जिन्होंने भोजन नहीं किया है, भूखे पेट हैं, सुबह से शाम हो गए खाना नहीं खाए, उनको अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती भी नहीं देना चाहिए, हमें तेल की बस्ती ही नहीं देनी है। और जो अग्नि मंद है उनका, उनको नहीं देना है क्योंकि वो पच नहीं पाएगा। जिनको नया बुखार, नया ज्वर हुआ है, उनको नहीं देना है। जिनको पांडु रोग हो गया है उनको नहीं देना है। जिनको कामला व्याधि है, जॉन्डिस हुआ है, उनको नहीं देना है क्योंकि उनकी पाचक अग्नि विकृत हुई है, कामला व्याधि हुई है। और प्रमेह व्याधि के रोगियों को नहीं देना है। अर्श व्याधि वालों को, जहां पे अग्निमंदता ऑलरेडी है, वहां पे नहीं देना है। प्रतिशय है, उनको नहीं देना है।
अरोचक है, दुर्बलता है, प्लीहा रोग है, वहां पे नहीं देना है। कफ जन्य बीमारियां हैं, वहां पे नहीं देना है। उदर रोग है, पेट में पानी जमा हो गया है, जलोदर हो गया या वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, ऐसी अवस्था है जहां पे अग्नि मंदता है, वहां पे अनुवासन बस्ती नहीं देना है। जिनको उरु स्तंभ है, जहां पे कफ और मेद के वजह से स्त्रोतस में अवरोध है, उरु स्तंभ व्याधि में पंचकर्म तो वर्ज बोला है, वहां नहीं देना है। जिनको अतिसार हो रहा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन पे लूज मोशन हो रहे हैं और आमातिसार है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं देना है। जिन्होंने विष पिया हुआ है, गर विष का सेवन किया है, या फिर पित्त और कफज अभिषंध हुआ है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है आंखों में, उनको नहीं देना है। कोष्ठबद्धता बहुत ज्यादा है, तो मल बहुत दिन दिन तक नहीं आते, उनको तेल का बस्ती देंगे तो वो और ज्यादा, कम मात्रा में देंगे तो वो और ज्यादा उसको तकलीफ दे सकता है। अवस्था के हिसाब से दे सकते हैं, अवस्था कैसी है उस हिसाब से देखना चाहिए। स्लीपद व्याधि है, उसमें नहीं देना है। गलगंड में नहीं देना है, अपची में नहीं देना है, कृमि रोगियों को नहीं देना है। पेट में कीड़े बहुत ज्यादा है और हम आप मात्रा बस्ती दे रहे हैं तेल का नॉर्मल, हम अगर कृमिग्न तेल का दे रहे हैं तो वो सही है, लेकिन नॉर्मल तेल का बस्ती नहीं देना चाहिए। अगर हम देंगे इन सब कंडीशन में तो व्यापद हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए योग्य चिकित्सक को योग्य डिसीजन लेना चाहिए कि कहाँ पे अनुवासन बस्ती देना है कि नहीं देना है। इसी तरह से अनुवासन बस्ती जब हम देते हैं तो हम लोग नीरू पहले देते हैं। नीरू बस्ती जो रहता है उसके निरूकल्प कैसा है, बृहद पंचमूल का काढ़ा बनाकर घृत तेल वसा महारस युक्त नीरू बस्ती देते हैं, उससे फायदा होता है। वातज रोगों में नीरू काढ़ा बनाना है तो बला मूल, गुड़ूची, त्रिफला, रासना, दशमूल के द्रव्य, मदन फल का क्वाथ, अजवाइन, बिल्व, फिर त्वचा कुष्ठ, बिल त्वक और कुष्ठ वनस्पति, बचा, सौंफ, मुस्ता, पिपली का क्वाथ बनाना है। गुड़ तेल घृत डालकर नीरू बस्ती तैयार करके उम्र का विचार करना है कि कौन से उम्र में पेशेंट है हमारा, तरुण है कि बच्चा है कि वृद्ध है, कैसे, उस हिसाब से हमें बस्ती देना है। योग्यों का विचार करके लघु पंचमूल का क्वाथ बनाकर बस्ती दे सकते हैं, या जौ का, कुल्थी का, बेर का, शालीपर्णी का क्वाथ बनाकर घृत तेल मासरस आदि के मिलाकर बस्ती दे सकते हैं। पित्तज रोग जब है उसमें भी बस्ती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसमें पित्त शामक द्रव्य जैसे लाल चंदन, पद्माक, उशिर का क्वाथ बनाकर उसमें घृत और दूध मिलाकर और फिर उसका बस्ती दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या तिक्तक क्षीर बस्ती दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर पित्त शामक द्रव्य, रक्त प्रसादन करने वाले द्रव्य, तो जैसे मंजिष्ठा है, सारिवा है, अनंत मूल है, चीरणी है, यष्टि मधु है, कुश है, काश है, नल है, दर्भ है, इक्षु है, मुस्ता है, द्राक्षा है, अडुलसा है, दुर्वा है, जो भी पित्त नाशक द्रव्य हैं, शतावरी है, पित्त शामक द्रव्य जो है, या तिक्त रसात्मक जितने भी द्रव्य हैं, उनका हम लोग दूध में बनाकर या घृत मिलाकर या शीरपाक बनाकर हम लोग दें तो पित्तज रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो पित्तज व्याधियां मतलब जैसे पित्तज प्रमेह हो गया, दाह हो गया, सर्वांग दाह हो गया, और जहां पे विसर्ग की कंडीशन है, जहां पे बस्ती देना जरूरी है, तो तिक्तक क्षीर बस्ती बिना स्नेह का दे सकते हैं शुरुआत में। बाद में फिर जब स्नेह पचने लगे तब हम महातिक्त घृत वगैरह दे सकते हैं। उसी तरह से कफज रोगों में हमें बस्ती देना है तो त्रिकटु हो गया, या पंचकोल हो गया, पिपली हो गया, शुंठी हो गया, चित्रक हो गया, इनके क्वाथ में चार और मधु मिलाकर बस्ती दे सकते हैं। या आरक वदादि क्वाथ के साथ निरू बस्ती दे सकते हैं। या फिर कटफल, नीम, देवदार, गुड़ुची जो भी उपलब्ध है उसमें थोड़ा सा क्षार मिला के कफज व्याधियों में हम लोग निरू बस्ती दे सकते हैं। अब निरू बस्ती जो दे रहे हैं, काढ़े की बस्ती दे रहे हैं, वह किसके किसके लिए योग्य है, आर्ह कौन है और अनहार कौन है, मतलब इंडिकेटेड कौन है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन है। तो सर्वांगवात, एकांगवात रोग, कुक्षी रोग, या फिर वात मूत्र शुक्र का अवरोध हो गया है, उनमें दे सकते हैं। वायु है, मूड वायु है, बद्ध कोष्ठता है, और बल मास दोष, ये सब शुक्र शय में, शुक्र शय भी बहुत ज्यादा हुआ है, उसमें हमें देना चाहिए अपान वायु को प्राकृत करने के लिए। आधमान है, अंग में सुक्ति हो रहा है, कृमिजन्य रोग है, उदावर्त है, अतिसार है, अतिसार में मल को निकालना बहुत जरूरी है, वहां पे शुद्धि जरूरी है, तो वहां पे हम दे सकते हैं। पर्व भेद हो रहा है, प्लीहा रोग है, गुल्म है, शूल है, हृदय रोग है, भगंदर है, उन्माद है,
जीर्ण ज्वर है, शिरशूल, कर्णशूल, हृदय पृष्ठ पार्श्व पीठ कटी प्रदेश में जकड़ाहट है, आक्षेपक है, अंग गौरव है, लघुता है, रजत क्षय है, जहां पे मेंसेस नहीं आ रहे, अमेनोरिया है, वहां पे हमें देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। विषमाग्नि है, विषम स्थानों में शूल है, शोथ है, आंत्र कुजन है, उसमें हमको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और नीरू बस्ती किसको नहीं देना चाहिए? जिनको बहुत ज्यादा अजीर्ण हो गया है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके अग्निमंद है, तो उनको नहीं देना चाहिए। अल्पाग्नि है, आम दोष बहुत है, आदमान है, अलसक है, विसूचिका है, आमातिसार बहुत ज्यादा है, और आम दोष से पीड़ित है, उनको निरुबस्ती नहीं देना चाहिए। पहले वहां पे दीपन पाचन लंघन कराना है। उस तरह से अति स्निग्ध है, जो वो बहुत स्नेह पान किया है, उत्कृष्ट दोष है, और खाना खाया हुआ है, भरपेट खाया हुआ है, उसको निरुबस्ती नहीं देना है। जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करके आया है, जैसे कोई अमेरिका से आया, बहुत ज्यादा थका हुआ है, 24 घंटे का ट्रैवलिंग किया है, और उसको निरू नहीं देना है। ऐसे जो ट्रैवलिंग किए, यान क्लांत, या फिर अति दुर्बल को नहीं देना है। क्षुधा और तृष्णा श्रम से क्लांत है, जिसको भूख खाना नहीं मिल रहा है, बहुत खाने से बहुत शरीर थका हुआ है, न खाना खाने से, या बहुत प्यास से वो तड़प तड़प के आया है, और उसको पानी नहीं मिला बहुत दिन से, और हमने निरूबस दिया, उसको नहीं देना है। अभी खासकर खासकर अभी जैसे रोजा चल रहा है ना, तो लोग सुबह से शाम तक पानी नहीं पीते हैं, तो ऐसे लोगों को ऑलरेडी पानी की कमी है, तो उनको खुद प्यास लगती है बहुत ज्यादा रोजा तोड़ने के बाद, उसमें आप नीरू बस्ती देंगे तो वो योग्य नहीं है। नीरू बस्ती नहीं देना है। जो लोग रोजा तोड़ते हैं या निर्जला व्रत करते हैं ना, उनको नीरू बस्ती नहीं देना है। शत शीर्ण को नहीं देना है। सुतिका अवस्था में नहीं देना है, मतलब जब डिलीवरी हो गई है तब प्रसूता को नहीं देना है। बाल बच्चों को नहीं देना है, वृद्धों को नहीं देना है, वर्ज्य बोला है, वो उसके वेग को नहीं सह पाएंगे। और जिन लोगों ने उल्टी किया हुआ है, वमन किया है, उनको नहीं देना है। जिनका ब्लड निकाला हुआ है, विरिक्त ब्लड निकालने वालों को नहीं करना है। नस्य कर्म बहुत ज्यादा किया है, उनको नहीं करना है। जो क्रोधित है, उनको नहीं करना है, क्योंकि क्रोधित है तो आपने बस्ती दिया ना, एक कान के नीचे बजाएगा, उसको नहीं देना है, ऐसा क्लियरली इंडिकेटेड है। क्रुद्ध व्यक्ति को निरूबस्ती नहीं देना है। भयभीत है, डर में है, उसका ऑलरेडी काम शोक भयाद वायु का प्रकोप है भय से, उसको नहीं देना है। जो मूर्छित है, कोमा में है, उसको नहीं देना है। शोकग्रस्त है, उसको नहीं देना है। डिप्रेशन में, उसको नहीं देना है। स्थूलता बहुत ज्यादा है, कंठ शोष है, मृदु शोथ है, शोफ है, उनको निरू नहीं देना है। जिनको श्वास का छर्दी, बदगुदोदर, छिद्रोदर, दक्कोदर, मधुमेह, कुष्ठ, अर्श, पांडु रोग, अर्श में हम दे सकते हैं, जब बहुत कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन वो भी अवस्था देखनी है कि अगर ब्लीडिंग पाइल्स है और हम निरू देंगे तो और वो बढ़ जाएगा, अवस्था देख के देखना है। कुष्ठ व्याधि है, बहुत ज्यादा क्लेद क्लेद है, और आप निरू देंगे, ऐसे दशमूल काढ़े का देंगे और पानी बहुत देंगे, तो कुष्ठ और बढ़ जाएगा। पांडु, भ्रम, उन्माद आदि में नहीं देना है, स्थापन बस्ती अयोग्य है वो लोग। अब हम लोग इसके बारे में और देखेंगे। अनुवासन बस्ती अगर हम दे रहे हैं तो कौन कौन से तेल दे सकते हैं? तो वातज रोग के लिए बला तेल, दशमूलादि तेल, मूर्छित तिल तेल, महामाश तेल, महानारायण तेल। अगर कफज रोग है तो त्रिकटु सिद्ध तेल, पंचकोल सिद्ध तेल, व्योषादि घृत, त्रियोष्णादि घृत, मूर्छित तिल तेल, क्षार तेल, सेंधव मिश्रित तेल, महामाश माश सेंधव तेल, ये सब हम कफज रोग में दे सकते हैं। पित्तज रोग में तेल का देना है तो शतावरी तेल का दे सकते हैं, अश्वगंधा तेल, चंदनादि तेल, चंदनमला लाक्षादि तेल, फिर पंच तिक्त घृत, शतावरी घृत पैतिक रोग में दे सकते हैं। मधुयष्टि आदि घृत या तेल हम दे सकते हैं पैतिक रोगों में। तो ये जो बस्ती जो है ना, ये बहुत ही महान चिकित्सा है, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं और बताना चाहता हूँ, लेकिन हम थोड़ा ये देखते हैं, आर्हता अनार्हता। हाँ, अनुआसन बस्ती किसको किसको नहीं देखना चाहिए, अभी जो मैंने बोला वही मैं दिखा रहा हूँ। तो अनसुटेबल लोग, जो अनुवासन बस्ती नहीं देना है, जैसे पांडु रोगी को नहीं देना है, जो एनीमिक है, जिनको कामला व्याधि हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, उनको नहीं देना है। जो डायबिटिक पेशेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स है, उनको अनुवासन बस्ती नहीं देना है। रिनाइटिस हुआ है, स्त्रोतोरोध है बहुत ज्यादा, उनको अनुवासन बस्ती नहीं देना है। निरन्नम, जिन्होंने खाना नहीं खाया, उनको अनुवासन बस्ती नहीं देना है। प्लीहा के रोग हैं, डिजीज ऑफ स्प्लीन है, स्प्लीनोमेगाली, उनको अनुवासन बस्ती नहीं देना है। विड़ भेदी, डायरिया हो रहा है, उनको अनुवासन बस्ती नहीं देना है। अनुवासन बस्ती देने से अग्निमंद होगा और ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। डायरिया में तो बिल्कुल नहीं देना है। गुरु कोष्ठ है,
हार्ड बॉयल कॉन्स्टिपेटेड है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है, अगर हाँ उसको हम लैक्सेटिव से छुड़ाना चाहते हैं तो हम मात्रा बस्ती दे सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा है कि वो पत्थर पत्थर जैसा हो गया है, उनको हम नहीं दे, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह से मतलब कोई भी व्यापद ना हो, अवस्था और युक्ति से हम दे सकते हैं, कफोदर में तो नहीं दे सकते हैं, कफज टाइप का जो असाइटिस होता है या जो जलोदर होता है उसमें नहीं देना है, अभिसंधि मतलब आई डिसऑर्डर में, बहुत ज्यादा स्थूल में, प्रोफाउंड ओबेसिटी, पुरुष स्थूल, कृमि कोष्ठ में नहीं देना है, कृमि कोष्ठ में सादा तिल तेल वाला बस्ती नहीं देना है, उसमें हम कृमिग्न तेल का दे सकते हैं। इसी तरह से आढ़ मारुत, जो जैसे कि गाउटी अर्थराइटिस है, उसमें हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है, उसमें हमें, आप बातरक की चिकित्सा में देखेंगे तो वहां पे खुटाक पद्मक तेल वगैरह है, तो बाद में बताया, पहले तिक्तक शीर बस्ती बोला है, क्योंकि स्त्रोतोरोध होता है अनुवासन बस्ती देने से, तेल पचाने में बहुत टाइम लगता है। गर विष जिसने कंज्यूम किया है उसको नहीं देना है, गलगंड वालों को नहीं देना है, इसका बहुत स्टडी करके हमारे आचार्य लोगों ने बताया है। चलिए, जो अनुवासन बस्ती, हाँ ये हो गया। आस्थापन बस्ती के लिए क्या है तो नीरू बस्ती, प्रोसीजर डिकॉक्शन एनिमा, पंचमेथ तृतीयवाद दिवसे साधके शुभे, मध्याह्ने किंचित आवृते प्रयुक्ते बल्ली मंगले, अव्यक्त स्वेदितो उत्कृष्ट मल नाति बुभुक्षितम अवेक्ष पुरुषम दोष भेषजादिनी चादुरेत, बस्तिम प्रकल्पेत वैद्य तद विद्य ही बहुभी सा। मतलब हम इसको कब कब दे सकते हैं तो पंचम दिन, तृतीय दिन, हम अल्टरनेट डेज दे सकते हैं, फिफ्थ डे और थर्ड डे आफ्टर स्नेह मतलब अनुवासन बस्ती के बाद दे सकते हैं, या शुभ दिन है उस टाइम दे सकते हैं, मिड डे में दे सकते हैं निरू बस्ती, या फिर कोई पूजा पाठ वगैरह करके हम दे सकते हैं, अभ्यंग और स्नेहन स्वेदन करने के बाद दे सकते हैं, मलमूत्र त्यागने के बाद दे सकते हैं, लेकिन जिसने बहुत हैवी खाना खाया है उसको नहीं देना है, और देना है तो हल्का खाया हुआ उसको ही निरू देना है, और नहीं तो भूखे पेट दे तो ज्यादा फायदा रहेगा। और पेशेंट का प्रकृति देखना है, पेशेंट को कितना डोज में बस्ती जरूरी है, क्या मेडिसिन चल रहा है, उस हिसाब से में बस्ती का सोचना है, नहीं तो व्यापत होते बहुत ज्यादा। चरक संहिता जब लिखा गया तब भी व्यापत होते थे, इसलिए बस्ती व्यापत चिकित्सा सिद्धि ये सब बोला है, सिद्धि स्थान में बस्ती व्यापत सिद्धि बोला है, और वहां पे चिकित्सा भी बोला है। और जब हम बस्ती देते हैं तो ये काढ़े का देते हैं, और बहुत ज्यादा भूखा हो तब भी नहीं देना है, हल्का भूख हो तभी दे तो ज्यादा फायदा रहेगा। आस्थापन बस्ती देते हैं तो किसको किसको है, तेन साध्यत गुलमा नहा, खड हुड प्लीह, शत धाति अतिसार शलिनः, जीर्ण ज्वर प्रतिशाय शुक्रानिलम मल ग्रहान, वर्धमाश्मरी रजो नाशान दारुणाश चाल नीलामयान। मतलब गुल्म रोगी है, पेट में वायुगोला है, वायु का व्याधि है, ऐसे ट्यूमर है या वायु का व्याधि है, गुल्म है, अनाह है, पेट फूला हुआ है, ब्लोटिंग है, फुलनेस है, फुटवात रियोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो वहां पे तिक्तक क्षीर बस्ती के द्रव्य, तिक्त रसात्मक द्रव्यों का हम आस्थापन बस्ती दे सकते हैं, प्लीहा रोगी को दे सकते हैं, शुद्ध अतिसार में दे सकते हैं, स्थूल वाले पेशेंट को, जीर्ण ज्वर को, प्रतिशय वालों को दे सकते हैं। इसमें अनुवासन नहीं देंगे लेकिन हम निरू देंगे। शुक्र अनिल मल ग्रह में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीमेन फ्लैटस एंड कॉन्स्टिपेशन वालों को दे सकते हैं। वर्धम रोग मतलब स्क्रॉटम में एंड्राजमेंट हुआ है, वृद्धि रोग, उसमें हम दे सकते हैं। यूरिनरी कैलकुलाई है तो उसमें अश्मरिहर काढ़े की बस्ती दे सकते हैं। रजोनाश एमेनोरिया है उसमें दे सकते हैं। वायु, अपान वायु अनुलोमित होगा तो अच्छा रहेगा। वातादि डिजीज जो वायु की वजह से होता है उसमें हम लोग अस्थापन बस्ती दे सकते हैं। नीरू और अनुवासन बस्ती क्या बोला है तो ये मात्रा बताइए। नीरू मात्रा प्रथम प्रकंचो वत्सरे परम प्रकुंच वृद्धि प्रत्यब्दम यावत् षट प्रसुरास्ततः प्रसृतम वर्धेत ऊर्ध्वम द्वादशाष्टादशस्य तु आसप्तते रिदम मानम दशैव प्रसृतः परम। मतलब 1 साल के बच्चे के लिए अगर हमें देना है तो 48 ml तक या 48 ग्राम तक हम दे सकते हैं, एक प्रकुंच तक। और अगर एक एक साल में बढ़ा रहे हैं तो हम 12-12 पल तक दे सकते हैं, 6 प्रस्तुत तक दे दें। 12 साल के बच्चे को 12 पल तक हम दे सकते हैं। 48 फिर मतलब हमें बढ़ाते बढ़ाते एक एक प्रस्तुत या एक एक पल बढ़ा बढ़ा के हम दे सकते हैं अवस्था के हिसाब से। और 12 साल के बाद 12 साल के बच्चे को हम 12 पल तक दे सकते हैं, मतलब 576 ml तक या ग्राम तक, ml में ही नापते हैं उसको, उतना दे सकते हैं।
और बाद में फिर एक प्रस्तुत मतलब 96 ml तक हम बढ़ा सकते हैं, और 12 प्रस्तुत तक हम लोग इसको दे सकते हैं, मतलब 1152 ml तक हम लोग दे सकते हैं मैक्सिमम। और 18 ईयर्स में 24 पल, 18 टू 70 ईयर्स में 24 पल, 24 पल मतलब 960 ml तक हम दे सकते हैं। अनुवासन मात्रा जो रहती है वो 1/4 रहती है, यथा इतम निर्वस्य पादो मात्रा अनुवासने। ऑयल एनिमा जो रहता है वो 1/4 रहता है, जितना हम काढ़ा दे रहे हैं उसका 1/4। अब कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती, तो इसमें हम लोग टोटल 30 डेज का हम करते हैं। प्राक स्नेह एक पंचांते द्वादश स्थापनानि च तानुवसनानि कर्म एवं बस्ते त्रिंशत दीरिता। मतलब प्राक स्नेह पहले अनुवासन देना है, और लास्ट में 5 दिन हमें पंचांते 5 दिन हमें तेल का देना है, और 12 द्वादश स्थापनानि च तानुवासनी कर्म एवं, मतलब 12 डेज हम काढ़े का देंगे, 12 डेज अनुवासन देंगे, अल्टरनेट डेज देंगे। इस तरह से 12 12 24 हो गया, और 6 पहला दिन तेल का दे रहे हैं और 5 दिन लास्ट में। इस तरह से 30 दिन का बस्ती हो गया। तो मतलब व्हेन वन फैट एनिमा, मतलब तेल की बस्ती देते हैं तो वो शुरुआत में दे रहे हैं और 5 अंत में दे रहे हैं। 12 डिकॉक्शन एनिमा, 12 फैट एनिमा, मतलब अनुवासन बस्ती दे रहे हैं, तो इसको हम कर्म बस्ती बोलते हैं। और एक बस्ती हम 24 घंटे में देते हैं। कुछ लोग 2 बस्ती देते हैं पर डे, लेकिन एक बस्ती देना एक कॉमन स्टैंडर्ड है। तो ये वही चीज बनाया है। ए जो है वो अनुवासन के लिए लिखा है, के मतलब काढ़ा का बस्ती। तो वही चीज हुआ, फर्स्ट डे अनुवासन, और फिर पहला दिन अनुवासन दिया, सेकंड डे अनुवासन देके, तीसरा दिन काढ़ा, फोर्थ डे अनुवासन, फिफ्थ डे काढ़ा, सिक्स्थ डे अनुवासन, सेवेंथ डे काढ़ा, एट्थ डे अनुवासन, नाइन्थ डे काढ़ा, 10th डे अनुवासन, 11th डे काढ़ा, 12th डे अनुवासन, 13th डे काढ़ा, 14th डे अनुवासन, 15th डे काढ़ा, 16th डे अनुवासन, 17th डे काढ़ा, 18th डे अनुवासन, 19th डे काढ़ा, 20th डे अनुवासन, 21st डे काढ़ा, 22nd डे अनुवासन, 23 डे काढ़ा, 24th डे अनुवासन, 25th डे काढ़ा। ऐसा करने के बाद फिर 5 दिन हम अनुवासन देंगे। 26th डे अनुवासन, 27th डे अनुवासन, 28th डे अनुवासन, 29th डे अनुवासन, 30th डे अनुवासन। ये मात्रा बस्ती नहीं है, अनुवासन बस्ती जो है यह 300 ml तक देते हैं, ज्यादा मात्रा में रहता है। और काढ़ा कितना, 960 ml तक, मतलब 1 लीटर तक हम लोग अप्रोक्सीमेटली तक देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक परस तक नॉर्मली देते हैं 750 ml तक। अब वो कोस्ट के हिसाब से, प्रकृति, हाइट और सब देखने के हिसाब से 750 यहाँ पे वैद्य लोग देते हैं। अभी आप लोग के पास कितना देते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। काल बस्ती है, 15 दिन का होता है। तो काला पंचादेश को अत्र प्राक स्नेह अंत्य त्रयस तथा षट पंच बस्तियारंतरिता। 15 दिन की बस्ती होती है। पहले जो रहता है, पहले स्नेह रहता है अनुवासन बस्ती, और 3 लास्ट में अनुवासन रहता है। और इसमें ये रहता है 6 काढ़े की बस्ती और 5 अनुवासन बस्ती, इसको हम काल बस्ती बोलते हैं। यही बताया है कि पहले दिन अनुवासन, सेकेंड डे अनुवासन, मतलब हम जब शुरुआत करें तो अनुवासन से ही करना है। तो पहले दिन अनुवासन, सेकेंड डे अनुवासन, थर्ड डे काढ़ा, फोर्थ डे अनुवासन, फिफ्थ डे काढ़ा, सिक्स्थ डे अनुवासन, सेवेंथ डे काढ़ा, एट्थ डे अनुवासन। यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ डे काढ़ा लिखा है यहाँ पे, यहाँ बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है। सिक्स्थ डे अनुवासन, अच्छा वो पीला नहीं है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, उसका कलर जो है ना वो चेंज नहीं हुआ, वो मैं बना रहा था ना, एक मिनट रुकिए। ये जो ए है ना, इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। ये जो सिक्स्थ डे लिखा है ना, ये अनुवासन है, तो येलो कलर होना चाहिए, वो मैं बाद में कर दूंगा। सेवेंथ डे काढ़ा, एट्थ डे अनुवासन, नाइन्थ डे काढ़ा, 10th डे अनुवासन, 11th डे काढ़ा, 12th डे भी ये पीला होना चाहिए अनुवासन, 13 डे अच्छा तो ये 12 दिन तक हो गया। फिर 3 दिन तक अनुवासन है, 13 14 15 अनुवासन। इस तरह से ये काल बस्ती हो गया, 15 दिन वाला। अब योग बस्ती है, वो 8 दिन का होता है। योगो अष्टो बस्त्यो अत्र तु त्रयो निरुहा स्नेह स्नेह वाद्यंत्यो रुभव। मतलब इसमें पहला दिन तेल का रहता है, अनुवासन बस्ती, और लास्ट दिन अनुवासन बस्ती, बीच में अल्टरनेट डे काढ़ा और
तीन तीन दिन ऐसे रहता है। मतलब फर्स्ट डे अनुवासन, सेकंड डे काढ़ा, थर्ड डे अनुवासन, फोर्थ डे काढ़ा, फिफ्थ डे अनुवासन, सिक्स डे काढ़ा, सेवंथ डे अनुवासन, एट्थ डे अनुवासन, ऐसा रहता है। बीच के तीन तीन दिन हो गया अल्टरनेट डे, और फर्स्ट डे और लास्ट डे अनुवासन बस्ती, ऐसा हो गया। मात्रा बस्ती जो रहता है, लो डोज ऑफ फैट एनीमा, मतलब तेल की बस्ती रहती है। ह्रस्व स्नेह पान से मात्रा योजिता समा मात्रा बस्ती स्मृता स्नेह। जैसे हम लोग ऊपर से जो लेते हैं स्नेह पान की मात्रा, उतनी मात्रा में मात्रा बस्ती में देते हैं। इसमें स्नेह कर्म के लिए जितना जरूरत को मात्रा बस्ती बोलते हैं। लो डोज में घी या तेल का बस्ती देते हैं, जैसे 50 ml या 75 ml, जब रोज दे सकते हैं और ये मात्रा बस्त होती है तो इसको मात्रा बस्ती बोलते हैं। मात्रा बस्ती, इन मात्रा बस्ती लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज यूज्ड एज कंपेयर टू अनवासन बस्ती, एंड इट डज नॉट नीड टू बी अकम्पनीड बाय एनी स्ट्रिक्ट डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। इसमें कोई नियम नहीं रहता है, नॉर्मली कोई भी ले सकता है, डेली रूटीन में ले सकता है, कभी भी ले सकता है, इसमें स्नेह शोधन की भी जरूरत नहीं होती है। सभी, इन ऑल सीजन, सभी ऋतुओं में ले सकते हैं। और वैसे ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे अनुवासन और निरू देते हैं। तो इस तरह से तीन मेजर टाइप्स ऑफ बस्ती क्या है, मात्रा बस्ती। अब मात्रा बस्ती क्या है? शीलनीय सदा च बाल वृद्ध अद्व भार स्त्री व्यायाम आसक्त चिंतक ही वात भगना बलाल पाग्नि नृपेश्वर सुखात्म भी दोषग्नो निष्परिहारो बल्य सृष्ट मलह सुखा। मतलब यह शीलनीय सदा चसा, मतलब इसको रोज का रोज हम कंटिन्यू दे सकते हैं, इतनी बढ़िया ये बस्ती है। बाल मतलब छोटे बच्चों को हम दे सकते हैं, वृद्धों को दे सकते हैं, अद्वशोषी जो लोगों ने बहुत वॉकिंग किया है, बहुत ज्यादा चलते हैं लोग, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, या फिर जो लोग ये रहते हैं ना, नागा साधु लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं, वो लोग ले सकते हैं। जैन मुनि लोग कितना चलते हैं, मैंने बहुत सारे वैद्यों को देखा है कि जैन मुनि लोग को वो मात्रा बस्ती रोज देते हैं। तो जो जैन मुनि कितना चलते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चलते हैं, या फिर जो लोग यात्रा करते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर तक, जो भार उठाते हैं, कैरिंग हैवी रोड्स, स्त्री का सेवन बहुत किया है, सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, या चिंता में है, वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर जो लोगों ने स्ट्रेस बहुत लिया है, जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बहुत ज्यादा लोड रहता है, बात डिजीज से जो लोग पीड़ित हैं, बात भग्न फ्रैक्चर हुआ है, अल्प बल है, फ्रैक्चर में हम लोग चंदन लाक्षादी तेल या लाक्षादी तेल का मात्रावस्थी कंटिन्यू देते हैं। अल्प बल वालों को, अल्पाग्नि वालों को भी हम मात्रावस्थी दे सकते हैं। मतलब राजा लोग जिनका लग्जरियस लाइफ रहता है, आज के जमाने में जो लोग बैठे रहते हैं बहुत ज्यादा, राजा ही हैं वो लोग। जो लोग काम धंधा नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको सुखपूर्वक अर्निंग हो रही है, उन लोगों को हम दे सकते हैं। वेल्दी पर्सन, जो पर्सन हु लिव हैप्पीली, हु लेड लग्जरियस लाइफ, तो ये मात्रा बस्ती आज के जमाने में सभी को देना चाहिए। अभी उत्तर बस्ती का प्रोसीजर वो हम बाद में करेंगे। आप थोड़ा मात्रा बस्ती इन सब पे कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, डॉक्टर आरती मैडम आ गई हैं। आरती शर्मा मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं, आपका तबीयत कैसा है मैम? डॉक्टर आरती मैडम जी अगर सुन पा रही हैं तो कृपया अनम्यूट करिए। आप कैसी हैं आरती मैडम? हेलो सर, आगे बेटर है, अभी मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ। आपने क्या क्या लिया था वो तो बताइए, विरेचन लिया, क्या क्या लिया? विरेचन तो बस एक ही बार लिया था, क्योंकि उससे ही मेरे को 18 to 20 मोशन हो गए थे उस दिन ना। तो जो प्लूरल तो इफ्यूजन था, लंग्स के नीचे पानी था, उसमें क्या हुआ? ठीक है सर, विरेचन की जो आपकी पट्टी थी उससे बस एक ही बार विरेचन लिया था, उससे 18 से 20 मोशन हुए थे मेरे उस दिन। हाँ, तो जो तो बड़ा, हाँ, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई, तो मैंने सेकंड टाइम नहीं अब लिया, अब लूंगी नेक्स्ट वीक, मतलब इसी वीक के अंदर लूंगी। हाँ, तो मतलब कैसा आपका जो लंग्स के नीचे पानी जमा हो गया था, सांस लेने में तकलीफ हुई, उसका क्या इम्प्रूवमेंट है अभी? सर आगे से इम्प्रूवमेंट है, बट अभी वीकनेस काफी है, ब्रेथलेसनेस बीच में हो जाती है, बट आगे से इम्प्रूवमेंट है। मतलब पहले तो बिल्कुल ही खांसी नहीं बंद होती थी, बट अभी विरेचन से मेन ये फायदा हुआ कि खांसी जो कंटिन्यूस आती रहती थी, लगातार बोला नहीं जाता था, वो अब बेटर है। तो आप अभी भी हॉस्पिटल में है कि घर पे आ गई? नहीं नहीं सर, अभी तो डिस्चार्ज हो गई। और आप इंटरनल दवाइयाँ क्या ले रही हैं? फिर अभी वो जो सभी ने उस दिन बताया था ना, सितोप्लादी चूर्ण और 1000 पट्टी अदरक और श्रृंग भस्म तो नहीं मिली, श्रृंग आब्र रस जो है वो जी। उसी में डालकर वो कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा। और साथ में उसी में मैंने टंकन भस्म और
ये यष्टि मधुचूर्ण जो है वो रेगुलर रूटीन में मैं 2 या 3 ग्राम ले रही हूँ। जी। तो मैम आपको अभी भी कभी कभी तो वायु का प्रकोप होता ही है ना, कभी कभी हो रहा है तकलीफ, तो यहाँ पे मात्रा बस्ती है, तो मात्रा बस्ती ले लीजिए ना कोई तेल का, क्षीर बला या शुद्ध बला या धनवंतर तेल। ठीक है सर, किस चीज कौन से ऑयल से लूँ? क्षीर बला सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से क्षीर बला का मात्रा बस्ती कितना लेंगे, आपकी अग्नि के हिसाब से 75 ml या 100 ml या 60 ml ले लीजिए ठीक है डेली। सर, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ सर। मात्रा अवस्थी की विरेचन ही सर मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लगा, क्योंकि वो अपने एंड पे कर सकती हूँ। हाँ तो इसमें तो सिंपल बड़ा अच्छा, वो जो आपकी टेबलेट है वो 2 टेबलेट खाओ तो। जी, मैं आपको और भेज दूंगा, आपको चाहिए तो मैं और भेज दूंगा। ठीक है मैम, आप ठीक तो हो जाएंगी ना अभी, मतलब उस तो कष्ट वो कष्ट मुश्किल से तो काफी निकल गई। कंफर्टेबल हो गया। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। बिल्कुल पतला मतलब था, तो उससे सारा जो 18 to 20 मोशन में मेरे को लगता है काफी निकल गया होगा काफी। और जो लंग्स के नीचे पानी था वो तो निकला ना, ऐसे देखा ना रिपोर्ट में। सर वो रिपोर्ट दोबारा नहीं कराई, क्योंकि मेरा मतलब मन नहीं माना सीटी स्कैन दोबारा कराने को। तो नहीं, आपको फील क्या हो रहा है अभी, सांस लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि पानी है लंग्स के नीचे? सर अभी थोड़ा सा होगा, पता नहीं, मैं कह नहीं सकती, बट ये है कि वो जो कंटिन्यूस वाली खांसी थी वो बंद हो गई। वो तो मतलब नॉन स्टॉप खांसी थी। अच्छा, ठीक है ना। मैम एलोपैथी डायग्नोसिस क्या आया? मैम प्लूरिसी था। अच्छा। अब पुष्कर मूल चूर्ण वगैरह वो ऐड कर दीजिए मैम। हाँ जी, वो बोला था सर ने, तो अभी मैंने वो भी, उसका भी क्वाथ लेना शुरू किया, पुष्कर मूल चूर्ण और इसका श्वास सारी क्वाथ जो पतंजलि वाला आता है वो सरी भी। और मुलेठी बहुत अच्छा काम करेगा मैम इसमें। हाँ जी, हाँ जी। दशमूल का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा। किसका? दशमूल क्वाथ। अच्छा। तो ये एक श्वास सारी क्वाथ जो है पतंजलि का, वो और पुष्कर मूल, ये मैंने अभी शुरू किया है, हाँ आप क्योंकि चारों अभी भी मिक्स कर दो ना मैम, श्वासारी मुलेठी दशमूल और पुष्कर, और उसका काढ़ा बना शुरू करती दीजिए। हूँ, क्योंकि अभी भी जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ब्रेथलेस हो जाते हैं। तो ये चारों भी ऐड कर दीजिए। और जी। आप गोल्ड कुछ ले रहे हो, मतलब चूर्ण भस्म फॉर्म में गोल्ड का कुछ ले रहे हो? नहीं मैम, कोल्ड तो मेरे को कभी भी नहीं हुआ। नहीं मेरे गोल्ड को नहीं, गोल्ड, ऑलोपैथी स्वर्ण में कर, हुआ था। स्वर्ण का। स्वर्ण कर। अच्छा, स्वर्ण का, ओके ओके, स्वर्ण बसंत मालती ले रही हूँ रेगुलर 1 टेबलेट ना। हाँ तो वो चलने दीजिए फिर। हाँ, वो मतलब 3 महीने तक मैंने सोचा मैं वो कंटिन्यू एटलीस्ट 3 मंथ्स तक करूँ उसको कंटिन्यू, क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ और जहाँ उन्होंने ड्रिप लगाई थी ना, वो हाथ में, जिसे वो मतलब राइट साइड पे थिनर एमिनेंस जिसे बोलते हैं, मतलब वो जो जगह है वो बहुत वीक हो गया है। जैसे कोई चीज उठाती हूँ तो वो उतना कॉन्फिडेंस से उठा नहीं पाती। उसमें उठाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब क्योंकि ना उन्होंने जो नीडल लगाई थी कैन्युला, वो रिस्ट जॉइंट के पास लगाई थी, वो बहुत ही मतलब हैवी वेट नहीं उठाया जाता। हाँ वो कुछ दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा मैम, क्योंकि अभी आप वीक हो ना, इसलिए आपको लग रहा होगा। पेन होता ही है वो, कि बहुत दिन हम्म, तक रहता है ना वो कैन्युला अंदर, इसलिए पेन होता है, क्योंकि अभी हाँ वीक है जी। सब बॉडी, इसलिए आपको पेन लग रहा है। वो हो जाएगा थोड़े दिन में। आप जी उसमें जी। थोड़ा थोड़ा हल्का सेक करना, बहुत ज्यादा नहीं पर हल्का सेक कर सकते हो, ज्यादा दर्द हो रहा होगा तो, या फिर कोई महानारायण तेल या फिर कुछ जो भी ऑयल आपके पास होगा ना, वातगना, तो उसे अप्लाई करिए, उससे भी पेन कम हो जाएगा। ठीक है जी। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ कल आपने जैसे बताया थैंक कि यू। पहले हाँ पहले हम निरूह बस्ती दे, मतलब काढ़े का बस्ती दे और फिर मात्रा बस्ती दे। तो आज के इसमें हम जैसे कि जो भी योग बस्ती काल बस्ती पर पढ़ते हैं, तो हम जब भी देखते हैं तो वहां पे पहले अनुवासन मतलब तेल वाला बस्ती होता है, फिर काढ़े वाला होता है। हाँ तो ऐसे क्यों? हाँ, क्या है ना कि जब हम तेल का देते हैं तो वो जो इंटेस्टाइन है वो सॉफ्ट हो जाता है, मृदु हो जाता है। तो मृदु होने के बाद हम काढ़ा देंगे तो वो निकालना इजी हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि कोष्ठ पूरा सूखा हुआ नहीं है, 1-2 दिन बद्ध कोष्ठता है, 1-2 दिन है, तो वहां पे हम काढ़ा दें तो ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाए। वो हम कंडीशन देखते हैं ना, उस हिसाब से देते हैं। मतलब कंडीशन के इस पे हम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है हाँ कि हमें हर हाँ। बार सोचना है कि काढ़े का ही पहले दे।
नहीं। और क्या है कि जैसे लोग कायम चूर्ण खा रहे हैं बहुत सालों साल खा रहे हैं, और वो मेडिसिन भी फेल हो रही है, इतना ड्राइनेस आ गया है, तो वहां पे हम काढ़ा क्यों देंगे? हम वहां पे तेल देके फिर शुरू करें ना, जी। जहाँ और पे बहुत बार ड्राइनेस। देखिए, जैसे हम एवीएन का पेशेंट है, मतलब क्षय संप्राप्ति है, तो हमें वहां पे भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा ना कि हमें थोड़ा ब्रूहन करके फिर हम काढ़े का दे। बृहण से ज्यादा स्नेहन शब्द बोलिए, स्नेहन करके फिर हाँ, बृहण। ब्रूहन करके। और हमें काढ़ा थोड़ी ना देते हैं, एवियन में हम लोग क्या देते हैं? पेन है, पेन को कम करना है तो तिक्तक शीर बस्ती ऐसे देते हैं ना, केवल काढ़ा काढ़ा थोड़ी ना देते हैं। तिक्तक शीर बस्ती में हम वहां पे बृहण करते हैं उससे, हम्म। मतलब अस्थि धातु को अच्छा करते हैं, वहां के संधियों को अच्छा करते हैं, तिक्तक शीर बस्ती देते हैं। जी सर, थैंक यू सर। पेशेंट को देख के ही बहुत सारा चीजें डिसीजन लेना चाहिए। हाँ। लेखन बस्ती के बारे में क्या विचार करना लेखन चाहिए? बस्ती जो रहती है, बहुत स्थूल लोग रोगी हैं, बहुत मोटे लोग हैं, जिनमें बहुत ज्यादा फैट्स है। तो हमने मेदस्वी का अष्टोनिंदती अध्याय में संप्राप्ति पढ़ा है कि वो लोग हम्म, बहुत ज्यादा गुरु स्निग्ध शीतल पदार्थ बहुत खाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, तो उनकी कोष्ठ में जो अग्नि है वह प्रज्वलित हो जाती है, और केवल मेद धातु की अग्नि को प्रदीप्त करती है। तो बहुत ज्यादा भूख लगती है और केवल मेद धातु बनता है, और दूसरे धातुओं का पोषण नहीं हो पाता है, दूसरे अग्नि मंद हो जाते हैं, धातु अग्नि मंद हो जाती है। अब ऐसे कंडीशन में मेदावृत वात होता है, वहां पे केवल मेद बनता है, और जवोपरोध, कृच व्यवायता, आयुष्य ह्रास, ये सारी चीजें होती हैं, बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है। ऐसे में हमें मेद निकालना है, तो हम्म, हम क्या करेंगे? वहां पे लेखनीय गण के द्रव्य जो हैं, चरक संहिता हम्म, सूत्र स्थान फोर्थ में हाँ, लेखनीय गण, जैसे कि हाँ, त्रिफला है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, जो वृक्ष है, उसका हम हाँ। बस्ती देते हैं। वो मेद को पिघलाता है, मेद निकलते जाते हैं, ऑमलेट की तरह से गिरते जाते हैं पिघल पिघल के, और फिर स्त्रोत गोमूत्र। दूर होते हैं, वायु भी ठीक होता है। हाँ, हाँ। और मैं फिर आस्थापन बस्ती में जो माधु तैलिक बस्ती है ना, वो हाँ। मैं आस्थापन बस्ती में मैं हमेशा माधु तैलिक बस्ती देती हूँ। हाँ। इसमें मैं इस प्रकार मात्रा देती हूँ, मधु लेती हूँ, 50 मिली मधु लेती हूँ, तैल 60 मिली लेती हूँ, एरंडा क्वाथ लेती हूँ 100 मिली, और सैंधव 10 ग्राम लेती हूँ, मदन फल भी 10 ग्राम मैं डालती हूँ। इस प्रकार मैं 650 या 700 तक माधु तैलिक बस्ती देती हूँ, हम्म, इस प्रकार। जी। और सर काल बस्ती, योग बस्ती में मैं पहले काल बस्ती 15 बस्ती का वो ग्रुप है, तो पहले दो मैं 100 मिली के स्नेह बस्ती देती हूँ, और लास्ट में भी स्नेह बस्ती देती हूँ। आप जो दे और रही है ना वो वही चीज बताया है, लेकिन पहले दो नहीं है, वो ऐसा है, फिर से मैं बताता हूँ। अच्छा, अब क्या बोली? अच्छा। काल बस्ती ना, हाँ, तो काल बस्ती 15 फर्स्ट का। फर्स्ट डे अनुवासन है, ठीक है, और लास्ट हाँ, 3 डेज अनुवासन है, लेकिन हाँ। पहला क्या, सेकंड डे हमें शुरू करना है अल्टरनेट डेज, तो वहां पे, निर्वध। अच्छा। तो सेकंड डे अनुवासन देके फिर थर्ड काढ़ा, फिर हाँ, तेल, फिर काढ़ा, हाँ, तेल काढ़ा, ऐसे देना है। तो हमें पहला और लास्ट 3 तो है ही अनुवासन, लेकिन जब हाँ, सेकंड डे शुरू करना है तो वहां से तेल का देना, मतलब इसलिए इसलिए 2 हो गया शुरुआत शुरुआत का। हाँ। सर, और एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। मैम, आपको बोलना है? नहीं। सर, जैसे कि पहले हम काढ़े की बस्ती 700 के अप ही देते थे, मतलब 700 ml के अप। जैसे पेशेंट जब बोलता था कि हमें रुकना है, तो हम उस कैथेटर को निकालते थे, वो मोशन पास करके आता था। पर अभी मैं कुछ वेलनेस सेंटर्स देख रही हूँ ऐसे, कि जहाँ पे 200 ml भी बस्ती दिया जा रहा है, जो कि काढ़े का है। तो ये कितना सही है, और वो खाली पेट देना चाहिए या फिर खाने के बाद देना चाहिए? क्योंकि बहुत बार मैं देख रही हूँ कि उनका कहना होता है कि ये 2-3 घंटे में फिर से वापस आ जाता है। नहीं, वो वापस तो आना ही चाहिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आना ही चाहिए। हाँ, मतलब कि जैसे हम अगर तिक्तक शेरबस्ती का सोचते हैं तो हमें रिटेन करना होता है उसे, और बाकी के काढ़ों का जैसे ये लोग दे रहे हैं, तो वो कितना सही है सर? कि वो 200, 150 ml, कभी कभी 100 ml भी दिया जा रहा है।
वो भी सही है, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के हिसाब से वो सही है, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर 100 ml पच रहा है, वहां से डालने के बाद पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और उस तरह से हम दवाई डाल रहे हैं, जैसे हम ऊपर से काढ़ा पिला रहे हैं, हम नीचे से काढ़ा पिला रहे हैं, तो क्या बात, क्या प्रॉब्लम है? वो सही है ना, मुझे गलत नहीं लग रहा। मतलब तो फिर प्रैक्टिस, कर्म खाने के प्रैक्टिकली बाद वो देना सही है। चाहिए या खाने के पहले? जब अब वो मात्रा, आप काढ़े को भी मात्रा के हिसाब से दे रहे हैं, तो वो मात्रा बस्ती हो गया ना। 100 ml दे रहे हैं काढ़ा, और वो पच रहा है पूरा, तो वो मात्रा बस्ती ही हो गया। तो हम खाने के बाद दे सकते हैं उसे फिर? हाँ, खाने के बाद दीजिए तो वो पच जाएगा, तो अच्छी बात है, वहां एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है ना। मगर वो सिर्फ काढ़ा रहता है या उसमें भी स्नेह रहता है? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, काढ़ा अगर हाँ। दे रहे हैं तो वो बाहर आएगा तो फिर बात का प्रकोप होगा। अगर वो रह रहे हम्म। और एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। ये आजकल तो जैसे टैबलेट्स भी ऐड की जा रही है बहुत बार, मैंने देखा है, तो उसमें ऑयल भी होता है, सेंधव भी डालते हैं वो लोग। मतलब जिस सेम हम काढ़े का बस्ती देते हैं ना, उसी उसी टाइप का बनाते हैं। आजकल तो प्रिजर्वेटिव डाल के भी काढ़ा बना के और उसका बस्ती का पाउच बना रहे हैं, वो मुझे सही नहीं लगता। प्रिजर्वेटिव डाल के क्या, फ्रेश बनाना चाहिए ना। वो ऑयल के भी पैकेट्स आ रहे हैं सर आजकल तो। हाँ, पाउच बना के आ रहे हैं हम्म। पूरा। वो तो रूटीन आ रहे हैं ऑयल के भी। हम्म। और वो गरम नहीं करते, कुछ नहीं, वैसा मुझे वो ही वो सब बैग में। मुझे वो सब बकवास लगता है। उसमें हाँ। आम दोष कितना बन जाता है वो तेल का, वो जाने के बाद अग्निमंद करेगा कि नहीं करेगा, आप बताइए। अभी जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, कोल्ड कॉफी कभी पिया है आप लोगों ने? कभी स्टॉल में या होटल में कोल्ड कॉफी पिया है? जो बनाते हैं ना, दूध का पैकेट खोलते हैं, ठंडा ठंडा फ्रिज का निकाल के, और उसमें बर्फ डालते हैं और कोल्ड कॉफी बना देते हैं, वो दूध का। वो जाके अग्निमंद कितना करता है कोल्ड कॉफी? वो मतलब बीमारी करने का एक हेतु है। या आमरस जो बनाते हैं, मार्केट में जो आता है बर्फ वाला, उसमें भी दूध डालते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, मैंगो और वो डाल के, पल्प डाल के, और कच्चा दूध डाल के वो करते हैं, तो वो अग्निमंद कर। इसी तरह से जब बस्ती का आप द्रव्य डाल रहे हैं, पाउच में तेल, उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, और वो कब कितने दिन पुराना है क्या है, और डायरेक्ट आप बस्ती पुश कर रहे हैं, वो मुझे तो गलत लगता है। आम दोष सर बन। एक सर हाँ एक जी। डाउट सर काल बस्ती और कर्म बस्ती में क्या अंतर है? और दूसरा सर, जो मेद धातु वृद्धि होती है, तो उसमें आपने जो योग बताया था सर, एक बार वो रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ये कर्म बस्ती जो है, इसको हम लोग, ये चरक संहिता में बोला है, सिद्धि स्थान में उन्होंने नाम दिया है। 30 दिन का बस्ती जो होता है उसको कर्म बस्ती, 15 दिन वाले बस्ती को हम काल बस्ती, और 8 दिन वाले बस्ती को योग बस्ती, ऐसे नाम दिया हुआ है। तो कर्म बस्ती 30 दिन का होता है। ये जो जी बताए सर। ना, प्राक स्नेह एक पंचांते द्वादश स्थापना च यस। तानुवसनानि कर्म बस्ते त्रिंशद दीरिता। मतलब पहला तेल का देना है, और लास्ट का 5 दिन तेल का देना है, और बीच में 12-12 देना है, एक दिन तेल एक दिन काढ़ा। और क्यों ऐसा बोला है? अगर हम केवल काढ़े काढ़े का ही बस्ती देंगे, तो वो रुक्ष। काढ़ा देंगे वापस आएगा जॉइंट पेन, रुक्षता करता है काढ़ा। और तेल देंगे तो बहुत ज्यादा स्नेह स्नेह से अग्निमंद करता है। अग्निमय। तेल एक दिन काढ़ा, एक दिन तेल एक दिन काढ़ा, ऐसे देना है। सर, और जो मेद धातु, जैसे अभी आपने बताया था ना एग्जाम्पल, जो काम नहीं करते, मोटे हो जाते हैं बिल्कुल, हाँ, तो उसमें जो बस्ती का योग आपने बताया, सर एक बार बता दीजिए। उसमें लेखनीय गण के द्रव्य हैं, चरक सूत्र सन फोर्थ में, लेखनीय गण, उसमें त्रिफला है, फिर बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं, उसमें देखना पड़ेगा। हल्दी है, दारू हल्दी है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो लेखन करते हैं। मुस्ता है, जो वृक्ष है, उसका हम मतलब काढ़े के रूप में देते हैं, लेखनीय गण का तेल, लेखनीय गण का काढ़ा, उसका हम देते हैं, तो वो फैट्स निकालते हैं, पूरा ऐसे ऑमलेट की तरह फैट्स निकलते हैं, फिर बहुत अच्छा थैंक फायदा होता है। या यू। गोमूत्र की भी बस्ती देते हैं, वो भी लेखन कार्य करती है और फैट्स को मेल्ट करती है। जी सर। आपने दिया है वीना मैडम, आपने दिया है गोमूत्र की बस्ती? सर देती हूँ मैं। हाँ। क्या? हाँ, तो क्या रिजल्ट है? रिजल्ट अच्छे आते हैं। मुंबई से कभी कभी मैं बस्ती का कैसे सीख गई या कैसे दे रही, तो हमारे आदरणीय विनय जी वेलणकर है ना, वो हाँ, बहुत बस्ती देते हैं। जब कभी आते हैं, कभी भी आते हैं, तो उनका बस्ती पुराणी, बस्ती द्यावा, बस्ती घ्यावा, बस्ती जीविका विसावा, ऐसे ही वो बोलते रहते हैं। तो हम बोले कि मात्रा बस्ती से तो हम शुरू करेंगे,
डर लगता है तो ऐसा मात्रा बस्ती से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे तो हम आगे 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 जा रहे उनको सुनते सुनते ही। तो वो क्या करते थे, मुंबई से श्वेत कुष्ठ का कोई पेशेंट है तो भेजते थे कि चलो इसको दे दो, गोमूत्र का बस्ती दे दो। तो मैं देती रही तो हम हमारी डर कम हो गया और देते रहे हम गोमूत्र का बस्ती। ना उन्होंने 65,000 लोगों को मात्रा ये बस्ती दिया और उसके बाद में वो बताए कि मैंने इतने लोगों को बस्ती दे दिया है। 65,000 लोगों को बस्ती दिया वो तो तो बहुत बस्ती देते हैं, बस्ती हाँ बिल्कुल बहुत देते हैं वो। तो हाँ। उनसे ही सीखा है हमने भी। और नाना हम्म, जोशी सर जो थे बूढ़े, हाँ हाँ वो भी बस्ती पे ही ज्यादा उनका जोर था। हाँ। हाँ जी। मैम अपनी गोमूत्र का कितना बस्ती दिया था, कितने ml? कभी मैं 60 ml देती हूँ गोमूत्र का। मैं मगर उसमें मेरा मूर्छित तिल तैल है वो भी मैं मिक्स करती हूँ उसमें थोड़ा, क्योंकि वृक्षत्व हो जाता है ज्यादा। वो गोमूत्र बोलते तो हैं दे क्षार दो, होता है ना, एक तरह से क्षार क्षारीयता। है। हाँ तो तो इसे हम खाने के पहले देना है या खाने के बाद? नहीं, खाने के बाद ही, तुरंत बाद नहीं, मात्रा बस्ती सरखा नहीं है वो। एक 1-1.5 घंटे में देती हूँ मैं तो, खाने के बाद। थैंक यू मैम। डॉक्टर आरती मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं बस्ती के बारे में। आरती शर्मा मैडम जी कुछ बोलिए प्लीज। जी प्रणाम सर। सर थोड़ा सा बस वस्ती का मैं बताना चाहती हूँ, जी अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहती हूँ सर। मैंने योग, काल और कर्म तीनों वस्ती सर करती हूँ। मेरे को हर रोग में मेरे को कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो मैं वस्ती देती हूँ। तो सर इसमें अभी जो कैंसर के रोगी हैं सर, उसमें भी जो वस्ती है वो बहुत अच्छा काम करता है, इवन ट्यूमर साइज रिडक्शन में और ट्यूमर साइज को डिसॉल्व करने में। तो सर जैसे एक मेनिंजियोमा का केस था सर, उसमें भी सर वस्ती दी सर। इसमें जैसे इंग्रेडिएंट्स अगर जैसे चूज करने में, तो माधु तैलिक जो वस्ती है वो मतलब अ, वो भी है, मतलब ब्रिंखन का कार्य भी करती है और नीरू का कार्य भी करती है। तो सर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको करम वस्ती के रूप में भी दे सकते हैं। और आपका मैम आवाज चला गया। इंग्रेडिएंट सिलेक्ट करके बहुत सारे रोग, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। जो कल्क मेंशन्ड है, जो पेस्ट हम बनाते हैं, कल्क मैम जो पेस्ट हम डालते हैं, तो हम पेस्ट से भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। जो कल्क ऐड होता है ना, जो पेस्ट, तो उसकी जो सिलेक्शन है उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट मतलब अच्छा आता है। जैसे यूवीआईटीज का पेशेंट है, जॉगरन सिंड्रोम का पेशेंट है, तो आप मंजिष्ठा का पेस्ट ऐड करिए, तो उससे मतलब जो उसका ड्राइनेस है वो काफी कम हो जाता है। किसी को भी पित्तज रोग है तो उसमें मंजिष्ठा, सारिवा, इसका पेस्ट, उशीर का, ये सर अलग अलग जब हम देते हैं उसको चेंज कर करके, तो सर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। डॉक्टर जो वो मैम विलानकर सर का बता रहे थे, उनके बहुत सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे सुने। तो जैसे वो मराठी में बता रहे बस्ती देना चाहिए, तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग जो मैम ने बताया, तो वो उनसे ही इंस्पायर होके मैंने मतलब ये शुरू किया था। जी आरती जी, आप जो उसमें कल्क डालते हो तो वो भिगो के डालते हो या पाउडर ही डालते हो? नहीं मैम, जैसे कि जिस चीज का मैंने सारी क्वाथ वाली किया चीज़। उसी क्वाथ को आप, हाँ उसी क्वाथ का थोड़ा सा जल, मतलब कुछ हिस्से का जैसे 100 ml तक जल लो, तो हाँ, उसमें आप पेस्ट बना के डाल सकते हो। पेस्ट बना के, अच्छा अच्छा। ओके। तो मैम जैसे पेस्ट डालते हैं, जैसे जैसे हम सॉरी जब जैसे हम कल्क डालते हैं तो अर्ज नहीं आएगी एकदम से इवैक्यूएशन की, क्योंकि वो सेमी सॉलिड मटेरियल रहेगा। नहीं सर, कुछ भी नहीं होता। वो उसका पैटर्न ही यही है कि पहले लवण डालना है, पहले मार्कशिक डालना है, फिर लवण डालना है, फिर उसके बाद ऑयल डालना है, फिर कल्क डालना है, फिर क्वाथ डालना है, फिर जो भी अवाप द्रव्य है वो डालना है। इसका सीक्वेंस ही ये है और मैम जो का नींव मिनिमम बनती है। कितने समय रिटेन होना चाहिए मिनिमम? 48 मिनट्स, 45 to 48 मिनट्स का एक मुहूर्त का समय। अच्छा।
जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। 48 मिनट्स में सुन लिया। हाँ थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ सर बोलना? हाँ, युक्त रथ। हाँ, और कुछ बोल रहा है कोई? आप बताइए, आप बताइए। युक्त रथ बस्ती वो कैसा अलग रहता है, युक्त रथ बस्ती? युक्त रथ बस्ती इसी को बोलते हैं, जो लोग पहले रथ की से बहुत ज्यादा वो करते थे, उनके हाँ लिए युक्त रथ बस्ती था। मैं अब बताऊंगा उसके लिए, और डेफिनेशन के हिसाब से मैं बताऊं, आगे है, ये सारे पीपीटीज में है। पहले मैं थोड़ा अनुभव सुनना चाहता हूँ आप लोगों के। मैं सब बताऊंगा, माधु तैलिक बस्ती, फिर वो सिद्धिस्थान के जो यापना बस्ती है, सब मैं बताऊंगा। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नहीं सर, अभी तो मैंने ज्वाइंट किया है। आरती मैम वो प्रोग्रेसिव वाली ठीक सही होगी सर? हाँ, आरती मैम, आपके बारे में हरिहर सर बहुत दिन से पूछ रहे थे, कैसी हैं कैसी हैं। जी सर, काफी बेटर है। थैंक यू सो मच। आपने भी सभी ने बहुत अच्छा अच्छा बताया। सर की भी ब्लेसिंग्स है। जी, थैंक जी यू सो मच। हाँ, और वो विरेचन भट्टी ने बहुत अच्छा काम किया, ये भी अच्छा है, अग्नि भी बढ़ा देता है, स्त्रोतस भी खोल सर देता है। उसके बाद हाँ। सर काफी बेटर हो गया वो विरेचन वटी लेने के बाद। जी। आरती मैडम प्रणाम। जी प्रणाम सर। हम सब आपके लिए तो भगवान के पास ये प्रार्थना करते थे कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। सर मैम आप पाठक सर का जो विरेचन बटी लिया ना, जी सर जी। बहुत अच्छा। ठीक है मैम। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। प्रणाम हाँ, बताइए। सर। मैंने ना सर आर्य के पेशेंट में वातावरण वस्ती में गोमूत्र प्रयोग में लाया था सर, उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिले थे। तब पेशेंट में बहुत ज्यादा आम था और बहुत स्टिफनेस और मतलब हाथ नहीं उठा पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। तो उस टाइम जो वातावरण वस्ती दी थी सर, तो मैंने गोमूत्र डाला था। तो सर उससे तो सारी स्टिफनेस और सारी उनकी जितने भी प्रॉब्लम थी ना सर, वो सब में बहुत अच्छा कैसे रिजल्ट मिला। बनाया था, क्या क्या डाला था, वो बताइए। कैसे? वो सर वो जो है ना गुड़ इमली का वो जो वो फॉर्मूला है ना सर, सैंधव गुड़ और जो क्या बोलते हैं चिंचा का जल और ये मिला के बनाया था सर, जो वो तो वातावरण मुझे मालूम है, कितना मात्रा में क्या क्या डाला था हाँ। पेशेंट में ना सर मैंने उनको 450 ml तक वो ले पा रही थी। मतलब हाँ, मैं बनाती तो कितना नहीं। चिंचा का पानी था, कितना गुड़ का पानी था, कितना गोमूत्र था, वो बताइए। चिंचा वो सर गुड़ और लवण तो मतलब खरल में ही वो करना रहता है ना। जैसे सर मैं उसको उसी जैसे ये माक्षी का लवणम जो माधु तालिक बस्ती बनाने का तरीका है ना सर, मैं उसी तरीके से बनाती थी। मतलब गुड़ को और सेंधव को कूट के मतलब उसको बिल्कुल लिक्विफाई करके फिर सर उसमें जो चिंचा जो पूरा मतलब 150 ग्राम चिंचा को लगभग 200 ml पानी में मैं रात भर सोख करके रखती थी। फिर उसको मतलब छान के फिर उसमें मिला के फिर थोड़ा सा उसको मतलब गरम करके जब देना होता था तो थोड़ा गरम करके और उसमें प्रक्षेप उसमें गोमूत्र डालती थी सर। मतलब मैंने उनको तो 100 ml तक भी और 120 ml तक गोमूत्र डाला था पेशेंट को ना। तो उनको मतलब बहुत अच्छा मतलब वो आया। उन्होंने मतलब 6-7 महीने स्टेरॉइड्स भी खाए थे और मतलब जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था और कुछ भी रिलीफ नहीं आया था। पर वातावरण वस्ती तो सर मतलब तीसरे चौथे दिन से उनका स्टिफनेस वगैरह सब खत्म हो गया। सर इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। वातावरण वस्ती में गोमूत्र और वस्ती दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट था। मैम आपने गोमूत्र, लवण और ये गुड़ डाला था? सर वो जो वातावरण वस्ती का वो है ना सर फॉर्मूला, 24 ग्राम गुड़ और सर मैं वो शेयर कर दूंगी। लवण 20 ग्राम, वो उसी फॉर्मूले से बनाया था पूरा, जैसे माधु तैलिक बस्ती बनाते हैं ना, उसी फॉर्मूले से बनाया था मैंने। जी मैम, थैंक यू। डॉक्टर आदित्य जी, आप बीएमएस को एडमिशन ले लीजिए। मैम लोन है मैम, क्या करें, लोन लोन से अरे कितनी उत्सुकता है आपको सब लोग। मैम ऑथेंटिक चीज है, जी। सनातन सत्य ऋषि। हाँ, और हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं। हाँ, अभी ना मैं वहां पे जब वमन का कैंप करूंगा ना, आप लोग जब आएंगे वमन का कैंप,
वहां पे मैं बस्ती द्रव्य बनाना भी सिखाऊंगा हरिहर सर के पास। तो जिनको इंटरेस्ट है ना वो लोग आइए, वमन भी देखिए और बस्ती भी देखिए, विरेचन वटी भी लेके आऊंगा, नस्य भी, सारे पंचकर्म का पूरा वर्कशॉप जैसा हो जाएगा। तो जिसको भी इंटरेस्ट है सब दिखाएंगे, और मैं जलौका लेके भी आऊंगा, जलौका भी लगाएंगे वहां पे। तो पंचकर्म पूरा देखें, सिरावेद, प्रच्छान, अग्निकर्म, जो जो आपको सीखना है, वालुका स्वेद, स्नेहन स्वेदन, सब सब दिखा देंगे हम। तो अच्छा होगा ना हरिहर सर के पास आने के बाद, सब सीखने को मिलेगा। तो जैसे करीब 7-10 दिन या मार्च एंड में जैसे वो होली हरिहर के सर से पूछे, हरिहर सर से पूछे वो सब चीज। हरिहर सर अंदाजे से कब आप प्लान कर रहे हैं? आप जब भी बोलो, पहला 15-20 दिन मुझे बोल दो, तो अगर कैंप रखना है तो मैं सभी को बोल दूं। मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। हाँ, और आपका प्लान है कितना दिन का है, क्या करना है, वो सब बताओ। हाँ मैं बताऊंगा, होली के बाद मैं बताऊंगा, होली हो जाने दीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर हम करेंगे। हाँ, ठीक। क्या है ना, हम लोगों ने कॉलेज में उतना प्रैक्टिकल नहीं सीखा है, लेकिन जब पेशेंट आते हैं और पेशेंट को हम पंचकर्म करते हैं और रिजल्ट आता है, उसका एनालिसिस करते हैं, एक दिन दिया बस्ती, दूसरे दिन क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, जो वो एनालिसिस होता है वही सीखने वाला बात होता है। पेशेंट ही हमारे गुरु होते हैं। तो हम वो चीज मैं हरिहर सर के पास दिखाने वाला हूँ। अब मैं बताऊंगा, आप लोगों का स्वागत है, जिसको सीखना है वो आ जाइए। थैंक यू सर। और क्या है ना, लोग बहुत पैसा लेके और बहुत बिजनेस करते हैं, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है, हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों को सीखना है। तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं, आप लोग आइए। और पेशेंट भी हमारे बहुत गरीब गरीब हैं, तो हम पेशेंट को लोड नहीं देंगे, आप इतना पे करो, इतना वो करो। ठीक है, तो अभी 8 बज गया, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब कल करेंगे बस्ती का पार्ट 4। 8 बज गया, ठीक है। और रात को 9 बजे मिलते हैं क्लिनिकल संभाषा के लिए, आगे का हम कल करेंगे बस्ती की। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और जो ये थेरोटिकल पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ प्रैक्टिकल भी होने वाला है, हरिहर सर के पास जाके प्रैक्टिकल भी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि केवल आके और ये बोल के चले गए, प्रैक्टिकल भी सिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।